फिर 3 आदमी करने लगे 270, तो एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया 270/3 यानी 90। फिर 4 आदमी करने लगे 368, तो 4 × 36, ठीक है। 368 को 4 से डिवाइड करो, 4 × 36, 4 दूनी 8, 92। फिर उसके बाद 5 आदमी मिलके करने लगे 430 का। अब एवरेज प्रोडक्शन कितना है 430/5, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, 86, ठीक है। फिर उसके बाद 7 लोग मिलके कर रहे हैं 504 का, तो 7 सत्ते 49, नहीं 6 अट्ठे 48, पहले फिर 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, फिर 8 छंग 48, 8 तियाँ 24, फिर 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, 10 से आ गया 48। इस टेबल को आप लोग जरा अच्छे से उतार लो, ठीक है। इस टेबल को उतार लो, इसका ग्राफ बना के लाना घर से। इसका ग्राफ जो है आपको घर से बना करके लाना है, ठीक है। कल मैं देखूंगा ग्राफ कौन कौन बना के लाया है। हाँ, इसका आपको ग्राफ बनाना, ठीक। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, ये हमें ये दिखा रहा है कि अगर हम यूनिट ऑफ लेबर को चेंज करते हैं तो प्रोडक्शन में इतना 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 चेंज होता है। तो ये एक सरल प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें हमने बहुत ही सरलता से मान लिया कि प्रोडक्शन जो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, लेबर पर, ठीक है। वो एक साधन पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक साधन के प्रतिफल किस तरीके से बदल रहे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखनी जरूरी है कि जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो प्रोडक्शन बढ़ाने में 5 चीज़ें लगती हैं, 1 2 3 4 5, मान लो 5 चीज़ें लगती हैं, ठीक है। हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, हम क्या कर सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि हम 5 को एक साथ बढ़ाएं, सबको एक साथ बढ़ाएं, ठीक है। इससे बढ़ेगा प्रोडक्शन? क्यों नहीं बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन के सारे साधनों को एक साथ बढ़ाया जाएगा तो क्या प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा? ठीक है। जैसे फैक्ट्री है, उसका साइज बढ़ा दिया आपने, साइज बढ़ा दिया, उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या यहाँ 3 कर रहे थे, यहाँ 10 कर दिए, ठीक है। मशीनें यहाँ 5 थी, यहाँ 8 कर दी, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के पहला तरीका तो ये हुआ कि हम सारे प्रोडक्शन के उसमें एक साथ वृद्धि करें, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसमें से कुछ साधनों को स्थिर रखें, जिनको बढ़ा सकते हैं आसानी से उनको बढ़ा लें, और जिनको बढ़ा नहीं सकते उन्हें ऐसे भी छोड़ दें, तब भी तो कुछ प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे हमने सिर्फ यहाँ 3 लेबर काम कर रही थी, हमने यहाँ 5 कर दी, साइज हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन जो है तब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तब भी बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो हम प्रोडक्शन फैक्टर में एक साथ वृद्धि करें सारे प्रोडक्शन फैक्टर्स में, या फिर हम क्या करें कि कुछ प्रोडक्शन के साधनों को स्थिर रखें और कुछ में बदलाव लाएं, ठीक है। अब कुछ वाली बात यह है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम बाकी सबको स्थिर रखें और सिर्फ एक में बदलाव लाएं। ये भी कर सकते हैं हम एक को स्थिर रखें और इन सबको चेंज कर दें। ये भी कर सकते हैं 2 को चेंज किया, 3 को स्थिर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो मतलब हम प्रोडक्शन साधनों में बदलाव करते हैं,
इसकी तुलना में जो है वो प्रोडक्शन में किस तरीके से बदलाव होता है, इनको हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति के नियम। ठीक है, उत्पत्ति के नियम। ठीक, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। कभी कभी हम इन्हें लॉ ऑफ रिटर्न भी कह देते हैं। ठीक है, हमें रिटर्न किस हिसाब से मिल रहा है, इसके नियम। ठीक, तो ये लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो दो तरीके के हैं। लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो दो तरीके के हैं। एक तरीका तो वो है कि जब हम प्रोडक्शन के फैक्टर्स में एक साथ, सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स में एक साथ जो है वो बढ़ोतरी करते हैं या कमी करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल। हम स्केल ही बदल देते हैं प्रोडक्शन का। पहले स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, अब हमने स्केल बदल दिया, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने प्रोडक्शन में हर चीज़ जो है वो हर साधन की मात्रा में बढ़ोतरी कर दी। तो ये क्या कहलाता है, चेंज ऑफ स्केल। इसमें हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जैसे एक फैक्ट्री हमारी काम कर रही है, हमने 4 फैक्ट्री कर दी। ठीक है, या 2 फैक्ट्री कर दी, 3 फैक्ट्री कर दी, तो क्या हुआ कि एक फैक्ट्री में जितना खर्चा आ रहा था, अब हमारा खर्चा जो है वो सब जगह एक तरीके से दुगना तिगना 4 गुना प्रोडक्शन होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कहा जाता है चेंज ऑफ स्केल। और दूसरी प्रक्रिया क्या है कि हम कुछ फैक्टर्स को जो है वो फिक्स रखते हैं और कुछ फैक्टर्स को वेरी करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल फैक्टर्स को जब हम वो करते हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्शन में बदलाव आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब यहां पे हमको ये थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये टेबल तो नोट कर लिया आपने। देखो, सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेबर और कैपिटल। ठीक है, 2 प्रोडक्शन के साधन हैं, लेबर और कैपिटल। सरलता के लिए हमने मान लिया। ठीक है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब क्या है, हम इन दोनों चीज़ों की मात्रा दुगनी कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, पहले मान लो इसकी मात्रा थी 100 और इसकी कोई मात्रा थी मान लो 1000। ठीक है, तो 1:10 का रेशो था। अब हमने क्या किया कि इसको हमने कर दिया दुगना 200 और इसको कर दिया 2000, तो रेशो कितना है, 1:10 ही तो है तब भी। ठीक है, तो क्या है, यहां पे प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो रहा, यहां पे स्केल में बदलाव आ रहा है। ठीक है, यहां पे चेंज ऑफ स्केल तो हो रहा है लेकिन प्रोपोर्शन में बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, एक दूसरा तरीका है, हमने लेबर को स्थिर रखा, इसको कैपिटल को स्थिर रखा अपनी जगह, इसको 1000 ही रखा। पहले 100 मजदूर काम करते थे, अब हमने 200 मजदूर कर दिए। ठीक है, तो पहले प्रोपोर्शन कितना था, 1/10, अब कितना है 2/10 यानी 1/5। तो ये प्रोपोर्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक साधन को स्थिर रखेंगे और
बाकी साधनों में बदलाव लाएंगे, ठीक है, या कुछ साधनों को स्थिर रखेंगे और कुछ साधनों में बदलाव लाएंगे, ठीक, या एक साधन को वेरी करेंगे और बाकी सबको फिक्स करेंगे, तो इन सब का एक ही नतीजा होगा कि जिस रेशो में आप अपने प्रोडक्शन के फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं वो रेशो जो है वो लगातार बदलता चला जाएगा, ठीक है ना। अभी जैसे मान लो यहाँ 200 मजदूर थे, फिर हमने कहा 400 मजदूर कर दो भाई, तो ये कितना हो गया 400 बटे यानी 4 बटे 10, 2 बटा 5 हो गया, ठीक है। हमने कर दिया 800 मजदूर कर दो, तो कितना हो गया 8 बटे 10 हो गया, 4 बटा 5 हो गया। तो ये रेशो लगातार बदलता जाता है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन के सारे साधनों में एक साथ वृद्धि करते हैं, ये जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल, तो उसमें साधनों का प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता है। और अगर हम जो है वो कुछ साधनों को स्थिर रख के और कुछ साधनों में बदलाव लाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन जो है वो प्रोपोर्शंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो उत्पादन किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है जब हम चेंज ऑफ स्केल करते हैं, ठीक, तो उनको हम कहते हैं पैमाने के नियम, पैमाने के प्रतिफल, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। उस नियम को कहा जाएगा पैमाने के प्रतिफल। और जब हम इसको एक फैक्टर को बदलाव कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, यानी प्रोपोर्शन के वेरी किए जाने का नियम, ठीक है, या बदलते हुए प्रोपोर्शंस के नियम, ठीक, समझ गए। अब हम यहां फिर चलते हैं वापसी में। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे हमने मान लिया कि कुछ इसके फिक्स फैक्टर होंगे। एक चीज और समझ लो, देखो जब भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन बदलते रहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आप एक गारमेंट की फैक्ट्री लगाने का निर्णय करते हैं, आप सोचते हैं मैं नोएडा में एक फैक्ट्री लगाऊंगा, ठीक। उस फैक्ट्री के लिए आप क्या करते हैं, एक ज़मीन देखते हैं और आप एक 10,000 वर्ग मीटर की एक फैक्ट्री आपने डाल दी, ठीक है। अब ये 10,000 वर्ग मीटर की फैक्ट्री जो है ये कैसी हो गई, फिक्स है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, कभी मंदी है कभी तेजी है, होता है नहीं तो मार्केट में, कभी मंदी आ रही है कभी तेजी आ रही है, तो मंदी में आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्शन कम करने की कोशिश करोगे, तेजी आएगी तो उसमें आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो, जैसे आप कपड़ा जो बाहर से मंगा रहे हो, ठीक, रेडीमेड अगर बनाओ तो कपड़ा चाहिए, उसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो, आप लेबर की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हो ना, ठीक है। इसी तरीके से कुछ छोटी मोटी मशीनें भी होती हैं, आमतौर पर मशीनें पहले ही लगा देता आदमी, लेकिन मशीनें भी टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत बढ़ाई घटाई जा सकती हैं जो यूज़ में मशीनें हों, ठीक है। तो इसमें कुछ फैक्टर स्थिर हैं, जैसे ये ज़मीन, फैक्ट्री एक बार जो आपने स्टेबल कर दी वो आपका प्रोडक्शन का स्थिर फैक्टर है, ठीक। अब जैसे आपका बिजली का बिल आ रहा है, इसको चलाने के लिए आपने बिजली लगवाई, उसका जो खर्चा है वो एक तरीके से आपके खर्चे में जुड़ गया, ठीक है ना। तो बिजली आपका स्थिर साधन है एक तरीके से, हालांकि वो बात अलग है कि उसका बिल कितना आएगा, ठीक है, लेकिन एक निश्चित बिल तो तब भी आएगा ही आएगा जिसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जब घर पे ही मीटर लगा होता तो उसमें फिक्स कॉस्ट का कॉलम होता है ना, कि इसके ऊपर आप चाहे जितना कम मर्जी करेंगे उसके ऊपर तो आपके यूज़ के हिसाब से बिल आएगा, लेकिन उतना बिल तो मिनिमम आपका आएगा ही आएगा। तो फिक्स फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के कुछ, तो उसको जब आप लगा देते हो तो उनकी लागतें जो हैं वो एक तरीके से फिक्स कॉस्ट होती हैं, ठीक है।
तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ हमें फिक्स्ड कॉस्ट लगानी पड़ती है। ठीक, तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकलता है फिक्स्ड कॉस्ट का। ये आमतौर पे किस पे डिपेंड करता है? ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मान लो ये फैक्ट्री में काम कर रहा है, ये खेत में काम करने वालों की टैली, ये कोई और टैली है। इसमें क्या है, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, उसकी ओर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हो सकता है वो लेबर, हो सकता है वो ज़मीन हो सकता है फैक्ट्री का साइज़ हो सकता है वो मशीनें हों। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लेबर में बदलाव किया जाए तो उसके नतीजे क्या आते हैं। ठीक है, तो ये लेबर में बदलाव है, इसके नतीजे में टोटल प्रोडक्शन ये है, मार्जिनल प्रोडक्शन ये है और एवरेज प्रोडक्शन आपका ये है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंपली ऐसे ही ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो किस तरीके का ये दिखता है। जैसे मान लो मैं यहां पे लिख लूं प्रोडक्शन, ठीक है, और यहां पे मैं ले लूं लेबर। ठीक, अब इधर की ओर बढ़ेंगे हम तो लेबर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और ऊपर की ओर चलेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा। अब देखो 10 यूनिट लेनी है मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब देखो मुझे इस पे कहाँ तक प्रोडक्शन दिखाना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना दिखाना है, इस पूरे उसमें सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना दिखाना है, 504। ठीक है, तो मैं ऐसे रख लूँ 100 200 300 400 और 500 मोटा मोटा। ठीक है, और इधर जो है वो, अब आप ये देखो कि एक यूनिट जब प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना करती है, 80 का। तो एक यूनिट पे 80 कहाँ पड़ेगा, तकरीबन यहाँ पड़ेगा। ठीक है, यहीं तो आएगा। 2 यूनिट जब प्रोडक्शन कर रही है तो कितना कर रही है, 170 का, यानी यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, 3 यूनिट कर रही है 270 का, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 4 यूनिट कर रही है कितना, 368 का, तो ये 50 होगा, इसके कुछ ऊपर होगा, 4 यूनिट 368 का। ठीक है, 5 यूनिट कर रही है 430 का, यहाँ कहीं होगा 5 यूनिट 430 का, फिर 480 का, ठीक है, फिर उसके बाद 504 का, ये आ गया। फिर उसके अगला फिर 504, यहीं पे ही आया। फिर उसके बाद अगला 495, थोड़ा सा नीचे आ गया इसके। ठीक है, फिर 480 और थोड़ा नीचे आ गया। यानी इसको अगर हम जोड़ें तो किस तरीके का दिखाई पड़ेगा, ठीक है, मोटा मोटा इस तरीके दिखाई पड़ेगा ना, है ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। इसको ड्रॉ करो जरा,
मार्जिनल प्रोडक्शन को। पहली यूनिट है 80, यानी ये रही 80, तो इतनी होगी। दूसरी यूनिट कितनी है? 90। तीसरी यूनिट है 100। चौथी यूनिट है 98, बहुत हल्का सा गिरेगी। फिर आई 62। ठीक है, पांचवी। उसके बाद छठी पे 50, छठी पे 50 हो गया। ठीक। सातवीं 24, ठीक है। फिर आठवीं 0, और फिर ये रहा -9, ये मान लो, ये मान लो -19, सॉरी, अगली ये मान लो -19। इनको जोड़ोगे किस तरीके से आएगा? ये मार्जिनल प्रोडक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको भी ड्रॉ करो, इस वाले को 80, ये यहीं रहा। उसके बाद क्या रहा? 85। तो इससे जरा सा नीचे आएगा ये, यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगला 90, फिर उसके बाद चौथा 92, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा। ठीक है, और नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, 92, फिर उसके बाद 86, करीब करीब यहाँ आ जाएगा। हाँ, यहाँ करीब नहीं आएगा 86, यहाँ के आसपास। ठीक है, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट बना के लाना घर से। ठीक है, 86। अब उसके बाद क्या हुआ? अगला ड्रॉ करो 80, ठीक है। उसके बाद अगला 72 और 63, उसके बाद 55 और 48। थोड़ा सा इधर उधर निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अगर इसको खींचोगे तो ये देखो, ये किस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा देखो, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन का हाईएस्ट पॉइंट है। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है? 100। ठीक है, इस हाईएस्ट पॉइंट से ये मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ से देखो गिर रहा है, गिरना शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे हल्की सी गौर करने वाली है
कि एवरेज प्रोडक्शन जो है अभी भी यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से एवरेज प्रोडक्शन भी गिरना शुरू होता है, ठीक है ना। और जब एवरेज प्रोडक्शन गिरना शुरू होता है तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व है ये इसको कहाँ पे काटता है, जहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन का हाईएस्ट बिंदु होता है, ठीक है। यानी ये जो है 98 से, ठीक है, सॉरी 100 से 98 पे आ रहा है ये, उसके बाद ये 62 पे जा रहा। तो 98 से 62 की प्रक्रिया के जाने के बीच में ही ये इसको यहाँ पे 92 पे काटेगा, ठीक है भाई। ऐसे समझ लो कोई चीज़ गिर रही है, ठीक है ना, ये है 98 पर और ये गिर रही है 92 तक, ठीक है, सॉरी 86 तक। कहाँ तक गिर रही है? 86 तक। इसी बीच में क्या होता है, एक दूसरी चीज़ भी जो है वो गिर रही है, ठीक है। जैसे ये आ गई 92 पर, इस तरीके से ये आपका 92 का पॉइंट रहे, ठीक है। अब देखो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये एक रिलेशनशिप बता रहा है कि अगर हम सिर्फ लेबर को बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, अगर उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए उत्पादन के एक साधन में वृद्धि की जाती है, तो क्या होता है, उसका टोटल प्रोडक्शन इस तरीके से बदलता है, ठीक है, वो बढ़ता हुआ होता है और उसका जो है वो मार्जिनल प्रोडक्शन इस तरीके से शुरू में हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फिर वो गिरने लगेगा और ये एवरेज प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जहाँ तक ये बढ़ता जाएगा इसके हाईएस्ट पॉइंट से जब ये गुजरेगा तभी इसको जो है इसका मार्जिनल प्रोडक्शन का पॉइंट काट करके नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देखो ये मान लो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक। जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन जब ये एवरेज प्रोडक्शन गिरने लगेगा जिस बिंदु से, मार्जिनल प्रोडक्शन इसको उसी बिंदु पे काट करके नीचे आ जाएगा, यानी वो इससे ज़्यादा तेजी से गिरेगा। जब मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो एवरेज प्रोडक्शन की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ता है और जब गिरता है तो एवरेज प्रोडक्शन की तुलना में ज़्यादा तेजी से गिरता है, ठीक है। एक चीज़ जो है वो ज़्यादा तेजी से ऊपर की ओर चढ़ती है, उतनी तेजी से वो नीचे की ओर आती है, और जबकि एवरेज प्रोडक्शन जो है वो क्या है, ये उतनी तेजी से मतलब ऊपर नहीं जाता जितनी तेजी से मार्जिनल प्रोडक्शन जा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जब गिरते हुए भी इसकी रफ्तार जो है वो एवरेज प्रोडक्शन की तुलना में कम रहती है, ठीक है। तो ये जो है यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप है। अब मैं इसे दोबारा से बना रहा हूं, ठीक है। थोड़ा परेशान मत हो, थोड़ा पढ़ लो बेटा, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, अब मैं आपको इसको सिंपल बना के दिखा रहा हूं।
रिलेशनशिप कैसी होगी, क्योंकि जब ग्राफ तो हम एग्जैक्ट नहीं खींच पाए उसमें ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ये कहता है कि जब हम एक फैक्टर की मात्रा में लगातार वृद्धि करते हैं अन्य फैक्टर्स को स्थिर रखते हुए, ठीक, तो शुरुआती स्टेजेस में क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन इस तरीके से तेजी से बढ़ता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इस टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है।